हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया हो गए, एकदम मस्त हो गए और जी खा रहे होगे, ठीक है ना। तो फिजिक्स सीखने की जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने किसके बारे में सीखा था, हमारे न्यूटन बब्बा के फर्स्ट लॉ के बारे में जाना था कि उन्होंने अपने पहले लॉ में क्या दिया था। उन्होंने अपने पहले लॉ में सिंपल सी बात बताई, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो रखा ही रहेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कब तक, जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा देते। तो भैया मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर जो एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। अब आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं कुछ चीजें आपको पूछना चाहता हूँ बस, है ना। मान लो आप और आपके दोस्त गेम खेल रहे थे, है ना, क्रिकेट खेल रहे हो। अब क्रिकेट खेलने के टाइम पे आपकी ओर से लड़ाई हो गई। बस सुनते चलना, कहानी बड़े इंटरेस्टिंग है, आप लोग बताना क्या होगा इसका, है ना। कि आप और आपके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ भी व्हाटएवर गेम खेल रहे थे, आप दोनों की हो गई लड़ाई, आप दोनों गए भड़क गए, या आपने उठा लिया पत्थर, सामने वाले ने भी उठा लिया पत्थर, है ना। सामने वाले लड़के ने उठा लिया, आपने भी उठा लिया। उसने उठाया एक तो छोटू सा पत्थर और आपने उठा लिया, ले भैया बड़ा सा पत्थर, है ना। अब दोनों ने उसको थ्रो किया, उसने आपकी तरफ थ्रो किया, आपने उसकी तरफ थ्रो किया, है ना। सेम स्पीड से थ्रो किया। अब आप बताओ कि किसका सर फटेगा, सोचिए जरा। सिंपल सी बात है यार, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वजह से सामने वाले का, आपने उसका सर तो फोड़ दिया। मतलब क्या हुआ कि आपने बड़ा पत्थर उठाया, बड़े पत्थर की वजह से उसका सर फूट गया। मतलब जिसका मास ज्यादा होता उसके पत्थर से आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपके वाले पत्थर से ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। मतलब जिसका मास ज्यादा है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना। मतलब जिसका मास ज्यादा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो एक चीज हमने जान ली भैया कि मोशन में सबसे ज्यादा इफेक्ट, पहला इफेक्ट किसकी वजह से होता है, पहला इफेक्ट होता है मास की वजह से। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इसका क्या होने वाला है, इफेक्ट होने वाला है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। बहुत अच्छी बात है। एक दूसरी सिचुएशन में आपको देता हूं। दूसरी सिचुएशन, आपके पास दो बॉल्स हैं, एक हल्की बॉल है ना, और दूसरी भी हल्की बॉल है। यार बार बार लड़ाई झगड़ा वाला काम नहीं होता ना, कि ना यार। आपके पास एक हल्की बॉल, दूसरी भी हल्की बॉल, दोनों का मास सेम है। आपने पहली बॉल को फेंका टुचुक से, कैसे, टुचुक से, और दूसरी वाली बॉल को फेंका बढ़िया जोर से, जितनी एनर्जी आपके पास है ना। अब बताओ कि दोनों में से किसका ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। अगर आप सामने किसी को मारोगे ऐसा बॉल से, टप्पू को मारोगे, या फिर दूसरे बॉल से जोर से मारो खींच के, तो किसमें से ज्यादा तेज उसे लगने वाला है। सिंपल सी बात है, जितने से मैं जोर से मारूंगा उतना तेज उस पर लगने वाला है ना। मतलब अगर दोनों का मास सेम है तो जो इंपैक्ट होने वाला है डिपेंड किस पर करता है, वेलोसिटी पर। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से मैं उसे थ्रो करूंगा उतना ज्यादा उसका क्या होने वाला है, इफेक्ट या फिर इंपैक्ट होने वाला है। तो हमने दूसरी चीज जान ली क्या, कि जो मोशन का जो इंपैक्ट होता है वो दूसरी चीज किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर। मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा उसका क्या होने वाला है, इफेक्ट या फिर इंपैक्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का जो इंपैक्ट होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहले तो उसके मास पे, दूसरे पे उसके वेलोसिटी पे, ठीक है ना। तो एक मास और एक दूसरा क्या होता है, वेलोसिटी। और इन मास और वेलोसिटी दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, दोनों को हम कंबाइन करके बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम को हम राइट किससे करते हैं, पी से राइट करते हैं, ठीक है ना। मोमेंटम को हम किस राइट करते हैं, पी से। मतलब जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसका मोमेंटम कम होगा उसका इफेक्ट कम होने वाला है। मोमेंटम ज्यादा मतलब मोमेंटम ज्यादा चाहिए, चाहे तो मास ज्यादा कर दिया जाए या फिर वेलोसिटी ज्यादा कर दिया जाए। अगर मोमेंटम कम चाहिए तो चाहे मास को कम कर दिया जाए, वेलोसिटी को कर दिया जाए। मतलब हमने जान जाया कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास और वेलोसिटी से। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो व्हाट इज मोमेंटम, तो अगर मैं मोमेंटम को डिफाइन करूं तो momentum is defined as the product of mass and velocity, ठीक है। तो मोमेंटम को हम राइट कैसे करते हैं, P से। तो P इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, m इंटू वी,
P इज इक्वल्स टू आ गया m इंटू वी। अब ये है कि जो हमारा P होता है, जो हमारा मोमेंटम होता है, वो कैसी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, समझ गए? ठीक है ना। और मोमेंटम की अगर मैं ऐसा यूनिट बोलूंगा तो ऐसा यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? मोमेंटम की ऐसा यूनिट, तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। मास की होती है किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इसकी हो जाएगी ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। तो ये था भैया हमारा मोमेंटम। तो मोमेंटम जान गए, है ना। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। दूसरी लैंग्वेज में अगर समझो तो मोमेंटम है क्या? मोमेंटम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मोशन। अमाउंट ऑफ मोशन मतलब किसी के पास कितना ज्यादा मोशन है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मूव करे, सपोज मैं मालूम मूव कर धीरे 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 मूव कर रहा हूं, मतलब मेरा मोमेंटम क्या है? कम है। बट अगर मैं बहुत तेज से दौड़ के जाऊंगा तो मेरा मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि मेरा मोशन ज्यादा है। जिसका मोशन ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। मतलब जो मोशन होता है, सॉरी, जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? मोमेंटम इज ऑल्सो डिफाइंड। इसको हम और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड, it is also defined as the amount of motion। अमाउंट ऑफ मोशन, इसको मैं अमाउंट ऑफ मोशन की तरह भी डिफाइन कर सकता हूं। तो ये था भैया हमारा मोमेंटम। अब हमारे न्यूटन भैया ने बोला कि जो चेंज इन मोमेंटम है, जो चेंज इन मोमेंटम वो किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसके पास कोई मोशन है नहीं, और उसके पास कोई मोशन नहीं है तो वो क्या है? रेस्ट पर है। दैट मीन्स उसका मोमेंटम कितना है? जीरो। अब अगर मुझे उसके अंदर कुछ मोमेंटम चाहिए, मतलब फोर्स, मतलब उसके अंदर कोई मोशन चाहिए, तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा उसका मोमेंटम होगा। हमारे इंटर्न भैया ने बोला कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। जितना ज्यादा मोमेंट चाहिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली, हम जितनी देर तक फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। अगर मैंने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पर, थोड़ा सा लगा दिया, तो वो थोड़ा सा मोशन में आया। मतलब कि अगर मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, बहुत ही कम टाइम के लिए लगाया, तो उसके जो चेंज इन मोमेंटम है बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर वही मैंने फोर्स से लगाता रह गया, ज्यादा टाइम तक लगाया, तो उसका मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। तो न्यूटन भैया ने बोला कि रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to the force applied। उन्होंने ये बोला कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है ना। तो मतलब उन्होंने क्या बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। और मैंने बताया था जब भी रेट आएगा, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है ना। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। जितना ज्यादा टाइम लूंगा उतना ज्यादा फोर्स, ना कम फोर्स होगा। ठीक है। तो मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज। फोर्स को अपन लिखते कैसे? एफ से। प्रोपोर्शनलिटी चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम को हम लिखते कैसे हैं? मान लो पी से लिखते थे, है ना। तो हमने क्या सपोज किया, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इसका मास कितना है? m। ये मान लो u वेलोसिटी चल रहा था, हमने इस पर अप्लाई किया फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका मोशन कितना आ गया? इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो पहले इसका मोमेंटम कितना था? पहले इसका मोमेंटम था m इंटू यू, बाद में इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू वी। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया? इतना माइनस इतना। तो फोर्स चेंज इन मोमेंटम कितना जाएगा?
तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम m इनटू यू अपॉन में टाइम टेकन। मान लो इसको मोमेंटम को टाइम कितना लगा, इसको t टाइम तक हमने फोर्स लगाया, तो ये हो जाएगा t। तो F इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों से m कॉमन, बचा कितना है v माइनस यू अपॉन में t। तो F प्रोपोर्शनल ये v अपॉन u इंटू टी क्या होता है, ये किसकी वैल्यू होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है हमारा, एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन लिख लिया। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, हमने प्रोपोर्शनलिटी है तो एक कांस्टेंट आ गया k इंटू ma, और इन SI यूनिट में k की वैल्यू कितनी होती है 1, तो F इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा m इंटू a। ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। मतलब जो हमारा फोर्स होता है वो मास पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसको अपन और दूसरे टर्म्स में भी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन इक्वल फोर्स अपॉन मास। मतलब क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उसका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा, कोई ऑब्जेक्ट है मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उसका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी उतनी ज्यादा होने वाली है, ठीक है ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, उसमें बहुत तेज फोर्स दूंगा तो वो बहुत तेज से मूव करेगा, अचानक से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगा, है ना। और जो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। अगर एक छोटी सी कार है, छोटी सी बाइसिकल साइकिल है, मैंने उस पर फोर्स लगाया तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा। वहीं अगर एक कार खड़ी है, मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा तो चेंज इन वेलोसिटी कम होगी, धीरे धीरे कार मूव करेगी ना। तो मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हमने क्या सपोज किया, कोई भी ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था, वो इनिशियल वेलोसिटी u चल रहा था, हमने उस पर अप्लाई किया फोर्स, इस पर हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, t टाइम तक अप्लाई किया और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो इसकी पहले मोमेंटम कितना था m इंटू यू, बाद मोमेंटम कितना m इंटू v। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन t, m कॉमन v माइनस टू अपॉन t, और इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह हमने लिख लिया एक्सेलरेशन, प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट कांस्टेंट क्या आ गया, k की वैल्यू 1, तो f इज इक्वल टू m इनटू a। ये क्या है हमारा मोमेंटम, ठीक है ना, सॉरी फोर्स। और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थैंक यू।